हेलो दोस्तों, बिहार बीएससी का आज लेक्चर 4 में आप सबों का दिल से स्वागत है। कई लोग तो फॉर्म भर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको पढ़ना क्या होता है, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, ये वो समझना ही नहीं चाहता है। तो उन सब के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ मत कीजिए, उतना ही आप पढ़िए जितना से आपका रिजल्ट हो जाए। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं आज एनसीईआरटी से छाँट छाँट के प्रश्न लाया हूँ। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है धम्मम महापात्रो को किसने नियुक्त किया था। धम्मम महापात्रो को किसने नियुक्त किया था, तो वो किया था अशोक ने किया था। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशोक ने किया था। दोस्तों, अशोक का पूछेगा अशोक किस वंश का था, तो ये मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का था। अब ये बात याद रख लीजिएगा। और अशोक का पूरा नाम पूछेगा क्या था, तो सम्राट देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शिनी उज्जैन, करमोली, चंड अशोका, अशोक वर्धना, अशोक। इतना बड़ा नाम किसका था, अशोक था। अशोक ने अपना गद्दी पर बैठते ही 8वें वर्ष बाद कौन सा युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध लड़ा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक जो बुक है दोस्तों, वो किसका है, तो वो बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। जहाँ पर आपको सूत्र दिख जाए वो बुक मैक्सिमम किसका होता है, जैन धर्म का होता है। किसका होता है, जैन धर्म का होता है। जहाँ पर आपको पिटक दिख जाए वो बुक मैक्सिमम कहाँ किसका होता है, बौद्ध धर्म का होता है। इतना सा अंतर आप याद रख लीजिएगा। तो त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों पिटक आ गया। ये सब बुक किसका है, ये सब बुक जो है बौद्ध धर्म का है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है। दोस्तों, कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था, पूछा है कि किस डेट में हुआ था। तो कनिष्क का राज्याभिषेक जो हुआ था 78 एडी में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, कनिष्क को हम लोग कहते हैं, कनिष्क को हम लोग कहते हैं दूसरा अशोक। क्या कहते हैं, दूसरा अशोक भी हम लोग कहते हैं। ये बात आप याद रख लीजिएगा। और कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। कनिष्क पहला व्यक्ति था जिन्होंने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। किस पर, रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। और कनिष्क ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कौन सा कैलेंडर चलाया था, तो वो शक संवत चलाया था। कौन सा कैलेंडर चलाया था, तो शक संवत चलाया था 78 एडी में। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, कौन कितना नंबर का था, 24वें था। जबकि पार्श्वनाथ कितना नंबर का था, 23वें तीर्थकार था। तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत होते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब 5 होता है। तो इनमें से सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य पर बल दिया था। किसने दिया था, महावीर ने ब्रह्मचर्य पर बल दिया था। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और महावीर स्वामी का पूछेगा नाम क्या है, असली नाम क्या है, तो निगंटनाथ। क्या बताना है, निगंटनाथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था वो 1510 ईस्वी में कर लिया था। कब किया था, 1510 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय की अगर बात करें व्यापारी, तो आपको पुर्तगाली ही लगाना है। क्या लगाना है, पुर्तगाली। दोस्तों, पुर्तगाली का पूछेगा कि क्या क्या सब चीज़ आज पुर्तगाली का देन है, तो आलू हो गया, आलू हो गया, और प्रिंटिंग प्रेस हो गया। ये सब किसका देन है, काजू हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, काजू हो गया, ये सब किसका देन है, ये सब पुर्तगालियों का देन है। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई है। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई है, किसके द्वारा लगाया गया था, सहायक की संधि, या मैंने आपको बताया था गोद निषेध प्रथा। क्या बताया था, गोद निषेध प्रथा। ये सब का शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सहायक का संधि, सहायक का संधि विलेजली, लेकिन वही पूछे गोद निषेध प्रथा किसने चलाया था, तो सहायक की संधि या घेरे की नीति, ये डलहौजी होगा आंसर।
होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डलहौजी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में अवध का जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था? बेगम हजरत महल। कौन किया था? बेगम हजरत महल। कहाँ से? कानपुर से। कौन किया था? कानपुर से पूछेगा कौन किया था, तो कानपुर से नाना साहब किया कर रहा था। कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहा था। ये बात याद रख लीजिएगा। और बनारस से कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल को हम लोग कहते हैं महक पड़ी। क्या कहते हैं? महक पड़ी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय पूछेगा कि मुगल बादशाह कौन था? आपको बताना बहादुर शाह जफर। क्या बताना है? कि बहादुर शाह जफर। ये बात आप याद रख लीजिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम क्या था? दत्तक पुत्र। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। क्या नाम था? गंगाधर राव। 1857 के क्रांति का शुरुआत पूछेगा कहाँ से हुआ था? तो मेरठ छावनी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ छावनी से हुआ था। और मंगल पांडे ने यहीं पर 2 अंग्रेज को गोली मारा था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था वो आरंभ हुआ था 10 मई 10 मई को हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बैरक छावनी से ही आरंभ हो गया था। ये तो बतबे किए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हम सब जानते हैं, ए.ओ. ह्यूम को मानते हैं। एलन एक्टोमियम ह्यूम किसको मानते हैं? ए.ओ. ह्यूम को मानते हैं। ए.ओ. ह्यूम को हम लोग कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का संत। किसको कहते हैं? ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तब आपको बताना है सरोजिनी नायडू। क्या बताना है? सरोजिनी नायडू। अब ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष, तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। क्या बताना है? दादा भाई नौरोजी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था कांग्रेस का, तो आपको बताना है कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था हरिहर राव और बुक्का राव के द्वारा किया गया था। वो कब किया गया था? 1336 ईस्वी में। कब किया गया था? 1336 ईस्वी में किया गया था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य का अंत जो है वो हो गया था। विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। यहाँ का जो सबसे शक्तिशाली राजा था कौन था? कृष्णदेव राय था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट था। और विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 गो वंश चला था। कौन कौन चला था? संगम, तुलुब, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए उतना नहीं पूछा जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ किस संत ने किया था? दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ करने का श्रेय जाता है कबीर के गुरु गुरु नानक को जाता है, रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद को जाता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो रामानंद के शिष्य कबीर भी थे, चैतन्य महाप्रभु भी था, रैदास भी था। ये तीनों किसका शिष्य था? तो ये बात याद रख लीजिएगा। किसका था? रामानंद का गुरु था। अच्छा, कबीर का उपदेश पूछेगा किसमें दिया है? तो आपको बताना है बीजक में। किसमें लिखा है? बीजक में लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? दोस्तों कैप्टन हॉकिंस भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। कौन था? प्रथम अंग्रेज था। इसको आना था अकबर के काल में, लेकिन तब तक में अकबर टपक चुका था। तो ये किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और जहांगीर के दरबार में जब पहुंचा तो इससे इंग्लिश में अच्छा खासा बात किया। तो इसको क्या जहांगीर ने इससे खुश होकर के एक उपाधि दिया था, इंग्लिश खां। क्या उपाधि दिया? इंग्लिश खां। किसको कहा था? कैप्टन हॉकिंस को कहा था। और जहांगीर की बीवी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार लाया था, जिसके कारण जहांगीर ने इसको क्या किया था? फैक्ट्री खोलने का अनुमति भी दे दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। मुगल बादशाह उस समय कौन था? तो जहांगीर। आना था अकबर लेकिन तब तक टपक चुका था। चलिए अकबर का अगर बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है जलालुद्दीन। क्या बताना है? जलालुद्दीन। जहांगीर का बचपन का नाम पूछे तो बताना है क्या? बताना है सलीम। शाहजहां का बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है खुर्रम। औरंगजेब का वास्तविक नाम पूछे तो बताना है आलमगीर। क्या बताना है? गाजी आलमगीर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? दोस्तों अकबर जो है बीजापुर, दक्षिण भारत में
अधिकार नहीं कर पाया था। तो बीजापुर हो गया, मेवाड़ हो गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा मेवाड़ पर, क्योंकि मेवाड़ का राजा कौन था, महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप था। जिन हल्दी घाटी का युद्ध तो आप पढ़ किए हैं, 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध में कौन जीता था, तो अकबर ने जीता था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो हम अभी भी जस्ट बता करके आए हैं, किसे हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं, तो औरंगजेब को हम लोग बादशाह आलमगीर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए उसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है मुंबई में है। कहाँ है, तो मुंबई में है। ये भी बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन को शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन का शुरू हुआ था। 1920 में असहयोग हुआ था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो भारत छोड़ो कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। करो या मरो का नारा पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो एस.सी. बोस, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का आप याद रख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। किसका किया था, आज़ाद हिंद फौज हो गया या फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी कथन किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस का है। ये बात याद रख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के अगर पूछेगा कि राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हम जानते हैं कि जब हमारा संविधान जो बनाया गया था वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, और संविधान सभा का जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति था उसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इस यहाँ पूछ क्या रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों, प्रारूप समिति का पूछ रहा है, तो बी.आर. अम्बेडकर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछता कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना था कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है, तो संविधान में निहित है। किसमें निहित है, तो संविधान में निहित है। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा संविधान बनने में पूछे कितना दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 17 या 18 दिन। ये बात आप याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि संविधान बनने में टोटल कितना खर्च हुआ था, तो देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का क्यू करेंगे तो 729 हो जाएगा। अब बीच में 6 लगा दीजिए तो ये हो गया 63,96,729 रुपया संविधान बनने में उस समय खर्च हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 में इनको मिले थे। इसलिए इसका 1922 क्या ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि 1921 में हड़प्पा का खोज किया था पंडित दयाराम साहनी ने किया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। और 1923 में क्या हुआ था, 91 से 23 है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष जो प्राप्त हुआ है वो कहीं और से नहीं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है मोहना। क्या नाम है, मोहना। और ये ब्राह्मण है, ये रोज नहाता है। क्या करता है, सुबह सवेरे उठ के नहाता है। नहाना से याद रख लीजिएगा स्नानागार। तो स्नानागार पूछेगा कि कहाँ से प्राप्त मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। चलिए, और रोज नहाता है और उसके बाद में ब्राह्मण है तो ये खैबो करता है काफ़ी ज़्यादा। क्या करता है, खाता भी है दबा करके। तो अन्नानागार पूछेगा कि अन्नानागार, बृहत्तम अन्नानागार हमको कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अच्छा, जब ये खैबो करता था ज़्यादा
और ये इसमें एक क्या करता था, और ये कपड़ा भी बहुत अच्छा अच्छा पहनता था कपड़ा, लेकिन वो कैसा पहनता था, सूती वस्त्र। तो आपसे पूछेगा कि सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है, तो हमको मिला ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अगर आपसे पूछे कि लेकिन दोस्तों इसमें एक बुरा लक्षण था मोहना का, क्या लक्षण था, ये डांस देखने का शौकीन था। तो वो याद रख लीजिएगा, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी ये भी कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। दोस्तों मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला, क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। लोथल में सर्वप्रथम क्या प्राप्त हुआ था, चावल का कण हमको यहीं से प्राप्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। दोस्तों उस समय टोटल 16 महाजनपद काल था, 16 महाजनपद था। उसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध था। मगध को हम लोग किस नाम से जानते हैं अभी, पटना जो पटना है प्रारंभिक पहले किस नाम से जाना जाता था, वो मगध के नाम से जाना जाता था, मगध। चलिए, और आवंती कहाँ था, पड़ता था, उज्जैन में। गांधार, कौशल, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, संस्कृत व्याकरण के पिता कौन है, अष्टाध्यायी। कौन है, संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि है। इसका किताब का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। इन्होंने बताया कि 16 महाजनपद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। हम लोग अर्थशास्त्र किसका है, चाणक्य पंडित का है। चाणक्य का असली नाम पूछे क्या है, तो विष्णुगुप्त कौटिल्य। विष्णुगुप्त या कौटिल्य किसका नाम है, तो ये चाणक्य का ही नाम है। और विष्णुगुप्त का किताब का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र। इंडिका किसका किताब का नाम है, तो मेगास्थनीज। किसका है, मेगास्थनीज का किताब का नाम है। इन दोनों किताब से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मौर्य वंश। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। दोस्तों अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आइन-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन-ए-अकबरी 1 नहीं 2 नहीं टोटल 5 भाग में विभक्त है। कितना भाग में विभक्त है, 5 भाग में बांटा गया है। और 5 भाग में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है, अकबरनामा कहलाता है। क्या कहलाता है, अकबरनामा कहलाता है। पूछेगा कि आइन-ए-अकबरी की लिखा कौन था, तो अबुल फजल ने लिखा था। तो यहाँ पूछ रहा है सिर्फ 5वां भाग में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 हो जाएगा। इसका 5वां तीसरा भाग क्या कहलाता है, अकबरनामा। ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो दक्षिण भारत में बिताया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। औरंगजेब ने क्या किया था, दक्षिण भारत में एक बीबी का मकबरा बनाया था, बीबी का मकबरा बनाया था, जिसको हम लोग दूसरा ताजमहल या ताजमहल का गंदा नकल या हाँ इतने नाम से हम लोग जानते हैं। और ये इन्होंने अपने पापा का नकल किया था, शाहजहाँ का नकल किया था। और औरंगजेब का मृत्यु पूछेगा कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के खुलदाबाद में हुआ था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। इसका कब्र कहाँ है, महाराष्ट्र के खुलदाबाद में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। दोस्तों स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास जो हुआ था, शाहजहाँ के काल में हुआ था, इसलिए शाहजहाँ के काल को हम लोग स्वर्णकाल के नाम से जानते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि जहांगीर के समय को हम लोग चित्रकला का स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल अगर पूछे किसके समय को हम लोग कहते हैं, तो जहांगीर के समय को कहते हैं। यह बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो कहाँ है, वो है अजमेर में स्थित है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट होने वाला है। कहाँ है, तो अजमेर में है। अजमेर में दोस्तों और क्या है, तो 2.5 दिनों का झोपड़ा। क्या है, 2.5 दिनों का झोपड़ा। यह एक मस्जिद है। इसको किसने बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको किसने बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए
अजमेर को हम लोग कहते हैं राजस्थान का हृदय। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन ए क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? दोस्तों समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन हम लोग किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त का जानकारी हमको पूछेगा किस पुस्तक से मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति। किससे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से। अच्छा, और अगर पूछे कि ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तब नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। नेपोलियन जबकि कहाँ का था? यूरोप का था, तो जानबे करते हैं। हर्षवर्धन को हम लोग यात्रियों का राजकुमार या नीतियों का पंडित के नाम से जानते हैं। ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? वो किया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का सबसे खतरनाक राजा कौन था? दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बोडू बदूर का स्तूप पूछेगा कहाँ है, और आपसे पूछेगा केसरिया का स्तूप कहाँ है। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? दोस्तों अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? वो आया था मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनबी को भारत में बुत सिकन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बुत सिकन। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति को तोड़ने वाला। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। तो मोहम्मद गजनबी ने टोटल कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। इसका फेमस आक्रमण जो था 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये किसके साथ आया था? तो ये अल ब्रूनी के साथ आया था। अल ब्रूनी का किताब का नाम क्या है? किताब उर रहला। तो ये किसका है? अल ब्रूनी का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इब्न बतूता किस देश का निवासी है? दोस्तों इब्न बतूता जो था वो कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को के निवासी था। ये भारत आया था किसके काल में आया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। और यहाँ पर ये 7 वर्ष तक रहा था। कितना वर्ष तक रहा था? 7 वर्ष तक रहा था। उसके बाद वो चला गया। और इसका किताब का नाम पूछेगा क्या था, तो आपको बताना है रहला। क्या नाम है? रहला। इस रहला से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। तुगलक वंश में किसका? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग कहते हैं अधर्मी सुल्तान, पागल बादशाह, रक्त पिपासु सुल्तान, स्वप्नशील बादशाह, मूर्ख विद्वान मूर्ख, इत्यादि नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग का स्थापना जो किया गया था 1906 ईस्वी में किया गया था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। पूछेगा कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? कौन अंग्रेज दिया था? तो आपको याद रखना है, क्या रखना है? जनरल डायर। क्या याद रखना है? जनरल डायर। दोस्तों जनरल डायर को घर में घुसकर मारने वाला क्रांतिकारी कौन था? आप बताइए उसका नाम, मैं सुनना चाहता हूँ। उसका नाम था दोस्तों उधम सिंह। कौन था? लंदन में घर में घुस करके लंदन के कैक्सटन हॉल में मेहनत करके मजदूरी करके इतना रुपया कमाया कि रिवॉल्वर खरीदा और उसका घर में जाकर के ठोक करके आ गया था उधम सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डांडी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी जो है वो गुजरात में स्थित है। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। डांडी कहाँ है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पूना समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर
भीमराव अंबेडकर से समझौता किया गया था और कहा गया था आज के बाद कोई भी दलित को दलित नहीं बोलेगा, हरिजन बोलेगा। क्या बोलेगा? हरिजन बोलेगा। और पूना समझौता में पूछेगा कि गांधी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था। अब क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंडिंग वाला पूछ रहा है, तो इसलिए मैं आपको ट्रेंडिंग वाला जवाब दे रहा हूँ। तो आपको बताना है देवदास। क्या बताना है? देवदास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो अबुल कलाम आज़ाद ने किसका किया था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दोनों याद रख लीजिएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। अल हिलाल और अल बिलाल, अल हिलाल और अल बिलाल, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति था। और यंग इंडिया किसका है? यंग इंडिया है महात्मा गांधी का है। आप लोग तो जानबे करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है दोस्तों, ये रहा टोटल आज का कहने का ये 40 प्रश्न था, लेकिन डिस्कशन के साथ 150-200 प्रश्न हो ही जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको दोगुना एनर्जी प्रदान करता है। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।